तो आज की जो हमारी ये क्लास है एनटीए यूजीसी नेट जिसका एग्ज़ाम होना है। अनुमान लगाया जाता है कि जून 2023 में होगा या मार्च 2023 में होगा। यदि यूजीसी का मार्च 2023 में पेपर होगा तो दिसंबर के फर्स्ट वीक में आप लोगों को कोई ना कोई नोटिफिकेशन मिल जाएगी कि मार्च में होगा। यदि आपका दिसंबर में कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है तो मान के लिए कि जनवरी में नोटिफिकेशन आएगा, तो वह डिसाइड करेगा आपका कि पेपर जून 2023 में होगा। ये यूजीसी का। एम्स का अगर हम बात करें तो एम्स का फॉर्म भरा जा रहा है। ये 19 नवंबर से 19 दिसंबर तक आपका फॉर्म भरा जाएगा एम्स का, और आप लोग उसको अप्लाई कर लीजिए। इसी के संबंध में हम लोग जो है समाजकारी के बारे में आज चर्चा पर चर्चा करने चल रहे हैं। समाजकारी में अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को बुक और ऑथर्स के बारे में अभी मैं बताने वाला हूं। एक और मैं आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगा जहां पे किताब के सामने वर्ष भी लिखा रहेगा कि बिस्टिक ने द केस वर्क रिलेशनशिप की जो किताब लाया था वो कब लाया था, और बिस्टिक की कितनी किताबें हैं। उन सभी चीज़ों को मैं एक बार एक पीडीएफ के माध्यम से, एक वीडियो या एक क्लास के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराऊंगा। यहाँ आप लोगों को ध्यान रखना है कि बुक्स के नाम और ऑथर्स के नाम, क्योंकि एसजीपीजीआई में अभी 6 नवंबर 2022 को पेपर हुआ था। मैरी रिचमंड की एक किताब से पूछा गया प्रश्न था, तो केवल यही पूछा था कि सोशल डायग्नोसिस वाली जो किताब है वो किसकी है, तो मैरी रिचमंड ऑप्शन में था। तो इसी तरीके से आप लोगों को भी देखने को मिल सकता है। द केस वर्क रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूं आप लोगों से, समाज कार्य में संबंध की बात करता है, व्यक्तिक समाज कार्य में संबंध की बात करता है। और यह बिस्टिक, रॉबर्ट बिस्टिक एक विद्वान है, इन्होंने जो है ये किताब लिखा है। हालांकि इसी किताब में व्यक्तिक समाज कार्य के जो 7 सिद्धांत थे इसी में जिक्र किया गया है, 7 सिद्धांतों के बारे में, है ना। अभी ये किताब समाप्त होने के बाद मैं आप लोगों को सिद्धांतों पर भी चर्चा करने वाला हूँ। तो ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ दीजिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये किताब नहीं है। आगे बात करते हैं तो सुपरविजन एंड एजुकेशन इन चैरिटी की बात करें तो ये ट्रेजरी आर जो है ब्रैकेट एक नाम है विद्वान का, ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। बट हाँ, याद रखिएगा ये जो ट्रेजरी और ब्रैकेट का नाम है ना, ये ऑप्शन में आते हैं, लेकिन अभी तक इनके से प्रश्न में नहीं आया है। हाँ, ऑप्शन में आए हुए हैं यूजीसी के। ये बात करते हैं आप सबके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये जो थर्ड पॉइंट है, देखिए जहां मैं इंपॉर्टेंट बोलता हूँ ये समझ लीजिए कि ये पेपर में पूछा जा सकता है। सोशल वेलफेयर इन इंडिया की किताब है। इन इंडिया होने के नाते मैं इसको आईएमपी कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। दुर्गाबाई देशमुख की एक किताब है, काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में कई बार पूछी जा चुकी है, 2 से 3 बार आ चुका है ये पेपर में। बात करें वर्किंग विथ कम्युनिटीज़ के बारे में, हालांकि ये किताब में तो नहीं आया है, बट ऑप्शन में एच.वाई. सिद्दीकी जी का नाम आता है, इसलिए आप इसे भी ध्यान में रखिएगा कि वर्किंग विथ कम्युनिटी की जो किताब है वो एच.वाई. सिद्दीकी की है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 5th नंबर की किताब है, द फील्ड ऑफ सोशल वर्क है, ऑथर फिंक की है। ऑथर फिंक की है, याद रखिएगा। यहाँ पे मैंने आप लोगों से 2 किताबों के बारे में जिक्र किया है। एक है सोशल वेलफेयर इन इंडिया, दुर्गाबाई देशमुख का, याद रखना है, और एक है द फील्ड ऑफ सोशल वर्क, ऑथर फिंक की है। ये दोनों किताब इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं अगर हम लोग माल्थस के बारे में, एस्से ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन की किताब है, यानी इन्होंने जनसंख्या के सिद्धांत पर एक निबंध लिखा था, और ये रॉबर्ट माल्थस की किताब है, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। बात करते हैं वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 7 नंबर का, तो माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी है, यहाँ पे G.H. मिड का नाम आता है, इंपॉर्टेंट है ये भी आप सबके लिए, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना। ये किताब आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग एक बार कंफर्म करिए कि ये जो मैंने 3 किताबों के बारे में बताया है, क्या आप लोगों को स्पष्ट है, क्लियर है। तीनों किताबों के बारे में नाम ज़रूर याद रखिएगा, सभी लोग भूलिएगा मत। हाँ, इससे आप लोग ना नोट भी बनाते रहिएगा ताकि आपको आसानी हो पढ़ने में, है ना, दिक्कत ना हो, ताकि जब किताब आप खोलें, नोट्स अपना खोलें, तो आपको तुरंत ये सारी चीज़ें मिल जाए फटाफट, है ना। तो ये समाज कार्य के मैंने जो अर्थ परिभाषा की पीडीएफ मैंने आपको प्रोवाइड कराया है, उस पीडीएफ में देखेंगे तो आपको मैंने 100 किताबों के बारे में जिक्र किया है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, आसानी से आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो एक किताब का मैंने नाम बताया है, नोट कर लीजिएगा, जहाँ पे इम्पोर्टेंट सोशल वेलफेयर इन इंडिया, दुर्गाबाई देशमुख का। दूसरी मैंने किताब का नाम इम्पोर्टेंट बताया है आप लोगों को, द फील्ड ऑफ सोशल वर्क, ऑथर फिंक का। और तीसरी मैंने अभी बताया आपको, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी, G.H.
मीट का। आगे बात करेंगे सोशल, अगर हम बात करें डिसऑर्गेनाइजेशन के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इस किताब में एक प्राथमिक समूह का नाम सुना होगा आप लोगों ने, एक द्वितीयक समूह का नाम सुना होगा आप लोगों ने, जो भूमिका ये निभाती है किताब, C.H. कूले, चार्ल्स हर्टन कूले का नाम आता है। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। पुअर एंड देयर मनी के बारे में ऑथर फोर्ट का नाम, बेसिकली ये नाम नहीं आता है, पूछा नहीं जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ पे 10 नंबर की है, द लिटिल कम्युनिटी, रॉबर्ट रेडफील्ड की है। बेसिकली रॉबर्ट रेडफील्ड ने यहाँ पे 3 विशेषताओं के बारे में जिक्र किया था, जो मैं आप लोगों को बता भी चुका हूँ, और आने वाले टाइम में जब कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे भी जिक्र करूंगा। तो याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, द लिटिल कम्युनिटी। बात करें 11 नंबर का, आवर कॉमन फ्यूचर के बारे में, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप छोड़ दिए, ब्रटलैंड की है। वाई सर्वाइव बीइंग ओल्ड इन अमेरिका, देखिए ये किताब पूछी जा चुकी है यूजीसी में, एक बार आया हुआ है ये, तो बटलर आर्यन का नाम आता है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये पूछी जा चुकी है। वहीं अगर हम बात करें तो टू ट्रीट्स ऑन सिविल गवर्नमेंट, जॉन लॉक का नाम आता है, बट ये भी इंपॉर्टेंट नहीं है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 14 नंबर की है आपका यहाँ पर, पॉवर्टी इन इंडिया की बात कर रहे हैं अगर हम लोग, तो एक नाम आता है रांडेकर VM, ये पूछा जा चुका है पेपर में, ये आप लोगों से भी पूछा जा सकता है। मेडिकल सोशल वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो ये प्रश्न आता है, पूछा गया है कि आई एम ओके यू आर ओके किताब या कॉन्सेप्ट किसका है, थॉमस एंटोनियो थॉमस, और यहाँ पे अगर हम बात करें ऑथर हॉरिस का नाम आता है, हालांकि इसका नाम थॉमस एंटोनियो भी है कहा जाता है, ऑप्शन में ऐसे भी लिख के आता है, तो याद रखिएगा ये आपका करेक्ट माना जाएगा। फिर आई एम ओके यू आर ओके का कॉन्सेप्ट भी या किताब को भी लेकर आता है 1967 में। बात करते हैं द ट्रोमा ऑफ बर्थ की बात करें तो ऑटो रैंक, बेसिकली इनका यहाँ पे द ट्रोमा ऑफ बर्थ लेकर अभी हालांकि पूछा गया था शायद 2022 में ही, सबसे ज़्यादा फेमस इनकी थी विल थेरेपी, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस रही थी विल थेरेपी, याद रखिएगा। तो ये 1929 में आई थी द ट्रोमा ऑफ बर्थ वाली, तो इसे भी आप ध्यान रखिएगा। बात करें द चेंजिंग साइकोलॉजी इन सोशल केस वर्क की बात किया है, मतलब इन्होंने सामाजिक व्यक्तिक कार्य में मनोविज्ञान के परिवर्तन को लेकर एक किताब लिखा, वर्जीनिया रॉबिसन, काफ़ी इंपॉर्टेंट ये किताब है, इसको आप ध्यान रखिएगा, इनका भी नाम आता है। आगे अगर हम बात करते हैं, देखिए अब तक हम लोगों ने 2 स्लाइड पे देखा, तो ध्यान रखिएगा हमने जो पहले सबसे जिक्र किया था सोशल वेलफेयर इन इंडिया, याद रखिएगा दुर्गाबाई देशमुख, फील्ड ऑफ सोशल वर्क ऑथर फिंक, माइंड सेल्फ एंड सोसाइटी GH मीड का नाम मैंने इंपॉर्टेंट बताया था। फिर उसके बाद मैंने आप लोगों से बताया कि इंपॉर्टेंट में सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन, लिटिल कम्युनिटी, और उसके बाद आपका पॉवर्टी इन इंडिया, आई एम ओके यू आर ओके, ये आपकी 4 यहाँ पर इस स्लाइड में इंपॉर्टेंट है, जो कि ये आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि ये पेपर में पूछे जा चुके हैं कई बार, है ना, इसलिए मैं आप लोगों को IMP करके बता रहा हूँ, ठीक है। साइकोलॉजी इन देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे सॉरी पैडागोजी, देखिए जब भी एक ट्रिक आप यहाँ पे बना भी सकते हैं आप सभी लोग, है ना, कि अगर जब कभी आप लोगों से पैडागोजी का नाम लेकर पूछा जाए, किसका नाम, पैडागोजी को लेकर पूछा जाए, तो आप लोग सीधा सीधा एक ट्रिक बना लीजिए, किसका नाम लगाने वाले हैं बताइए जरा, बोलिए एक बार बताइए, एक बार आप लोग सभी लोग, क्या मेरा नाम हाँ, मेरी आवाज़ वगैरह क्लियर है, आप लोगों को सुनाई दे रही है, एक बार बता दीजिए, स्पष्ट है ना, हाँ, तो एक बार आप सभी लोग जो है रिप्लाई भी किया करें सभी लोग, है ना, सभी लोग रिप्लाई किया करें। चलिए आगे बढ़िए। तो जब भी कभी आप लोगों से जो है पैडागोजी का नाम लेकर आया या पूछा जाए तो आपका सीधा जवाब होना चाहिए, क्या नाम होना चाहिए, पाउले फ्रेरे का नाम, क्या नाम होना चाहिए, पाउले फ्रेरे का नाम होना चाहिए, याद आप लोग रख लीजिए इसको, ठीक है। तो पैडागोजी ऑफ अगर हम बात करें तो अप्रेज्ड कल्चर ऑफ साइलेंस है ये किताब का नाम, और हिंदी में अगर मैं इसकी बात करूं आप लोगों से तो हिंदी में इसको क्या कहा जाएगा, इसको अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट भी कर सकते हैं, समझ सकते हैं, विरोधी की संस्कृति का पैडागोजी इसको कहा जाता है शांति में, तो ये पाउले फ्रेरे का नाम आएगा। वहीं अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन टू सोशल केस वर्क काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है ये, क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करें यहाँ पे टॉपिक पॉइंट नंबर 19 के बारे में, तो ग्रेस मैथ्यू का नाम आता है,
याद रखेंगे सभी लोग। ग्रेस मेथू यहाँ पर इम्पोर्टेंट बन जाएंगे। आगे अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने एक और किताब के रूप में आती है। जैसे अगर हम बात करें सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक, तो सोशल एंड कल्चर डायनेमिक के बारे में अगर जब कभी पूछा जाए ये किताब किसकी है, तो ये सेरोकिन की किताब है। इसे आप लोग ध्यान रखिएगा, सेरोकिन की ये किताब है। वहीं बात करें, ये भी इंपॉर्टेंट है आपका, ये 19 नंबर का आईएमपी और 20 नंबर का आईएमपी है, ठीक है, ये आप दोनों ध्यान रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं ह्यूमन सिक्योरिटी के बारे में, ह्यूमन सिक्योरिटी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप चाहें तो किंग्सले डेविस का नाम यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा। किंग्सले डेविस का नाम, किंग्सले डेविस का नाम आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 22 नंबर की किताब अगर हम बात करें तो पेपर्स ऑन सोशल वर्क की बात करें, जीआर बनर्जी, और ये पेपर एसजीपीजीआई में पूछा जा चुका है। रंजीत सर याद है आपको, गौरा रानी बनर्जी। पेपर्स ऑन सोशल वर्क की अगर बात करें तो ये एसजीपीजीआई के मेडिकल सोशल वर्क के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। वहीं अगर हम बात करें आप लोगों से क्वेश्चन नंबर 23 के बारे, पॉइंट नंबर 23 के बारे में कि सम एस्पेक्ट ऑफ सोशल डेवलपमेंट के बारे में, ये भी इंपॉर्टेंट आप सबके लिए है। एमएस गोरे का नाम आता है, माधव सदाशिव गोरे इनका पूरा नाम है। इसको आप लोग चाहें तो ध्यान भी रख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। टूवर्ड्स फिलोसफी ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया, तो ये बेसिकली अगर हम बात करें यहाँ पे अगर हम नाम है जो है सुगाता दार गुप्ता है ना, सुजाता गुप्ता बेसिकली है ये, आप इनका नाम याद रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली किताब के बारे में जिक्र की है, टूवर्ड्स ऑफ जो है फिलोसफी ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया, ठीक है, सुगाता दार गुप्ता का नाम, ठीक है, याद रखिएगा। वहीं अगर हम बात करते हैं तो आइडियोलॉजी लॉजिस इन सोशल वर्क, इनका नाम छोड़ दीजिए, ये बेसिकली मुरली देसाई का नाम आता है, किताब है, बट यह इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। वहीं अगर हम बात करते हैं पैटर्न ऑफ कल्चर के बारे में, 26 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ कल्चर के बारे में अगर हम बात करें तो ये जो किताब है ये रुथ बेनेडिक्ट की किताब है, रुथ बेनेडिक्ट की किताब है ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। सोशल वर्क प्रैक्टिस एंड प्रिंसिपल की बात करें तो एचबी ट्रेकर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये कई बार यूजीसी में पूछा जा चुका है, ये सन 1948 में ये किताब आई थी। सोशल वर्क एंड विथ ग्रुप वर्क प्रैक्टिस की बात करते हैं, विलियमसन एंड रायलैंड ये विद्वान हैं दोनों, तो इन लोगों ने जो है सोशल वर्क के साथ ग्रुप वर्क की जो प्रैक्टिस है, अभ्यास है, उस पर एक इन्होंने किताब लिखा था, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है। एच पार्लियामेंट के बारे में बात करें तो सोशल ग्रुप वर्क की किताब है एच पार्लियामेंट का। अगर देखिए ग्रुप वर्क में अगर ये ऐसे भी लिख दिया जाए सोशल ग्रुप वर्क और एच पार्लियामेंट ना हो और एचबी ट्रेकर आ जाए, तब आप एचबी ट्रेकर का भी नाम लगा सकते हैं, बट यहाँ पे ध्यान रखिएगा प्रिंसिपल और प्रैक्टिस भी ना रहे वहाँ पर, ठीक है, तब नाम लगा दीजिएगा। दोनों एक साथ तो नहीं आएंगे कभी भी, लेकिन आप ध्यान रखिएगा कि अगर एचबी ट्रेकर नहीं है तो आप प्राथमिकता दीजिएगा यहाँ पे एच पार्लियामेंट को ही, ठीक है। तो इन्होंने सोशल प्रॉब्लम की भी एक किताब लिखा था 1957 में, ठीक है। ग्रेस मैथ्यू की एक किताब है इंट्रोडक्शन टू सोशल केस वर्क, तो ये तो आपको पता ही है, अभी भी मैंने साथ जिक्र किया है इनके बारे में, है ना, ग्रेस मैथ्यू के बारे में, इंट्रोडक्शन टू सोशल केस वर्क। देखिए यहाँ पर 30 नंबर पर है और यहाँ पर अगर हम बात करें 19, ठीक है, 19 नंबर पर। थ्योरी एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क की बात करें तो गार्टन हैमिल्टन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट विद्वान, ये भी आप चाहें तो यहाँ पर ध्यान रख सकते हैं इनके बारे में, ठीक है, गार्टन हैमिल्टन के बारे में, ठीक है। चलिए, ठीक, तो ये है। आगे अगर हम बात करते हैं तो 50 किताबों के बारे में जिक्र करेंगे, 50 बाद में जिक्र करेंगे हम लोग, ठीक है। आगे बात करें केशवर्क द साइको सोशल थेरेपी, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। इसी में बेसिकली एक डायरेक्ट केस वर्क और इनडायरेक्ट केस वर्क की बात अगर किया है तो फ्लोरेंस होलिस ने इसी किताब में किया है, सोशल वर्क द साइको सोशल थेरेपी वाली किताब में किया, फ्लोरेंस होलिस यहाँ पे ये नाम आता है। इसे भी आप लोग आईएमपी में ही रखिएगा सभी लोग, ठीक है। और उसके बाद एलिशा ड्रामा ये आप छोड़ दीजिएगा, गुन्नार मेल्डल का है, ये नहीं पूछा जाता है। एन अमेरिकन जो है डिलेमा की भी नहीं पूछी जाती है, ये भी आप छोड़ दीजिएगा। हाँ, ये है कि गुन्नार मेल्डल का जो नाम है ये आता है ऑप्शन में, ये आते हैं इनके नाम जो हैं ऑप्शन में ज़रूर आते हैं गुन्नार मेल्डल के। वहीं अगर हम बात करते हैं जो है ह्यूमन ग्रुप्स के बारे में, ह्यूमन ग्रुप्स जो है जीएस जो है हमश का नाम आता है, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। और
इंट्रैक्शन प्रोसेस एनालिसिस की बात करें, आरएफ जो है आरएफ बोल का नाम आता है और ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है। ग्रुप जो है प्रेजुडिस की बात करें तो जे जो है जे अर्जाया सी का नाम आता है और ये भी पेपर में नहीं आया हुआ है अभी तक। बात करें इंडियन सोसाइटी एंड वेयर टू वेयर की बात करें तो योगेश्वर अत्तल का नाम आता है, अभी तक ये भी पेपर में नहीं आए हुए हैं। फील्ड वर्क इन सोशल वर्क एजुकेशन की बात करें अगर हम लोग, देखिए थोड़ा सा एजुकेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, सोशल वर्क को रिलेट कर रहा है, तो मैं आप सबसे कहूँगा कि ये आप लोग आईएमपी के रूप में इसको नोट कर लीजिएगा। आरआर सिंह का नाम आता है। ये आरआर सिंह जो फील्ड वर्क इन सोशल वर्क एजुकेशन की बात कर रहे थे, ये बेसिकली सामाजिक क्रिया के दौरान में अपनी ये किताब रिप्रेजेंट किया था आरआर सिंह ने, ठीक है, याद बिट्रो के साथ इनकी भूमिका देखने को मिली है आरआर सिंह की। वहीं अगर हम बात करें कॉन्सेप्ट एंड मेथड्स ऑफ सोशल वर्क के बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है ये, जो कई बार एग्जाम में आ चुकी है। वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर, जिसको फ्रीडलैंडर WA के नाम से भी जाना जाता है। वहीं बात करें सोशल डायग्नोसिस, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप सबको भली भांति तरीके से मालूम होगा, मैरी रिचमंड। और फ्रॉम चैरिटी टू सोशल वर्क की बात करें, मैरी रिचमंड। व्हाट इज सोशल केस वर्क, मैरी रिचमंड। और प्रॉब्लम और अनमेट नीड की बात करें अगर हम लोग, मैरी रिचमंड विथ पार्लियामेंट। ये भी बेसिकली अगर हम बात करें प्रॉब्लम्स और अनमेट नीड की लेकर SGPGI में आया हुआ था, मैंने आप लोगों को बताया भी था। SGPGI में यहाँ पे पार्लियामेंट इज द राइट आंसर हो जाता, क्योंकि ऑप्शन में वहाँ पे मैरी रिचमंड महोदय नहीं थे, है ना, तो याद रखिएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। सोशल जो है लेजिस्लेशन इन इंडिया, KD गार्ग्रेड का नाम आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट किताब है ये भी, और इसको आप छोड़ दीजिए। डायमेंशन ऑफ सोशल वर्क के बारे में ये आप नहीं होगा। कॉग्निटिव सोशल वर्क की बात याद करिए आप लोग, रॉबर्ट सनले का नाम आता है कॉग्निटिव सोशल वर्क में, संज्ञानात्मक समाजकारी इसको कहा जाता है। रेडिकल को बेसिकली बुनियादी समाजकारी बोला जाता है, तो आप इसे नोट कर लीजिएगा। मूलभूत समाजकारी इसे कहा जाता है, रॉबर्ट बेली का नाम आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। 47 इंपॉर्टेंट और 48 भी इंपॉर्टेंट। मेडिकल सोशल वर्क तो इंपॉर्टेंट है ही है, जो गोल्ड स्टीन का नाम आता है, ये आप जानते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें अस्तित्व परक समाजकारी, बेसिकली इसको कहा जाता है। एक्सटेंशनल सोशल वर्क कहा जाता है इसको, तो आप इसको नाम नोट कर सकते हैं। डोनाल्ड F किर्कगार्ड, बेसिकली ये इसका नाम आता है, किरली नाम लिखा हुआ है, इसका नाम वही है, शेरोन किर्कगार्ड। तो आप इसको 50 तक यहाँ पे ध्यान रखिएगा, बाकी 50 के आगे जो है हम लोग कल चर्चा कर लेंगे, ठीक है। तो इतना तो आप लोग ध्यान रखिएगा, जितने इंपॉर्टेंट मैंने बताए हैं आप लोगों को, ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टॉपिक पे फिर अब चर्चा हम लोग करेंगे। आगे पॉइंट पे अगर हम बात करें तो हम लोग चर्चा कर रहे थे समाज कार्य के बारे में। देखिए ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, हम लोगों को पता होना चाहिए। अभी हम लोग जिक्र करने वाले हैं समाज कार्य के सिद्धांतों पर। हालांकि मैंने समाज कार्य की अवधारणा, परिभाषा, विषय क्षेत्र, उद्देश्य और उसके लक्ष्य और उसकी विशेषताओं पर, उसके कार्यों पर हम लोगों ने जिक्र कर चुके हैं। प्रिंसिपल देखते हैं और उसके बाद प्रकृति पर बात करेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ किताबों के बारे में जिक्र किया गया है ना। तो बेल्जाइम एक विद्वान है, इन्होंने सोशल वर्क एज अ प्रोफेशनल एक किताब लिखा है, ये आप चाहें तो ध्यान में रख सकते हैं बेल्जाइम का नाम, ठीक है। हर्बर्ट बिस्नो एक ऐसे विद्वान है, एक ऐसे आप कह सकते हो दार्शनिक है, जिनका नाम सोशल वर्क में देखने को मिलता है। इनकी किताब थी द फिलोसफी ऑफ सोशल वर्क, ये आप चाहें तो ध्यान रख सकते हैं। ये बेल्जाइमन ने जो सोशल वर्क एज अ प्रोफेशन लिखा था वो 1954 में लिखा था, और रॉबर्ट बिस्नो जो लिखा था वो 1953 में लिखा था। ब्राउन EL की बात अगर हम करें तो सोशल वर्क एज अ प्रोफेशन के बारे में हालांकि इन्होंने भी बताया है, परंतु इतना ये फेमस नहीं रहे हैं ब्राउन महोदय जितना कि बेल्जाइम महोदय फेमस रहे हैं। तो बेसिकली इन्हीं से प्रश्न आता है, इनसे बहुत कम पूछा गया है। ऑथर फिंक के बारे में अभी मैंने आप लोगों को बताया भी है कि द फील्ड ऑफ सोशल वर्क की जो किताब आई थी उन्हीं की थी, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 1942 में लाई गई थी। वाल्टर एंड्रियास फ्रीडलैंडर के बारे में अभी भी मैंने जिक्र भी किया है आप लोगों से कि इंट्रोडक्शन टू सोशल वेलफेयर की किताब थी जो 1955 में लाई गई थी। MS गोरे के बारे में अभी आप लोगों ने शायद देखा है कि नहीं, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड यहाँ पे लिया गया उनकी किताबें, हालांकि उनकी और भी किताबें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी किताब लिखा गया है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ सोशल वर्क इन इंडिया की किताब है, ये 1955 में लाई गई थी। तो आप चाहो तो इसे भी ध्यान में रख सकते हैं MS गोरे के बारे में, ठीक है। माधव सदाशिव गोरे महोदय इनका पूरा नाम है। बात करते हैं हेलन क्लार्क के बारे में। आप लोगों को मैंने एक युग के बारे में पढ़ाया था, आप लोग भलीभांति तरीके से जानते हैं कि एक प्राचीन युग होता है, एक मध्य युग होता है और एक आधुनिक युग होता है।
जहाँ पे मैंने दया, धर्म, अर्थ, वस्तुदान, अर्थदान, इस तरीके की बात कर रहा था, तो प्राचीन युग की बात कर रहा था। 18वीं शताब्दी में मानवतावाद को जोड़ दिया था, जहाँ पे मध्य युग का नाम दिया। आधुनिक में बेसिकली व्यावसायिक प्रक्रिया को संचालित कर दिया गया। बेसिकली इसमें समाज कार्य करते समय एक क्रमबद्धता को फॉलो किया गया, एक सिचुएशन को फॉलो किया गया। यही जो किताब मैंने बताया था आप लोगों को, ये किताब थी प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ सोशल वर्क, और ये लेन क्लार्क, आप यूजीसी की किताब नेट वाले हरियंट पे देखेंगे तो उसमें लेन क्लार्क मिलेगा, उन्हीं का पूरा नाम है हेलन क्लार्क, आप लेन क्लार्क भी कह सकते हैं। ये किताब आई थी 1947 में, ये आप ध्यान रखिएगा। वहाँ पर आपको जो हरियंट की किताब है उसमें वर्ष आपको नहीं मिलेगा, यहाँ आप देख सकते हैं वर्ष कब आई थी। ये किताब 1947 में आई थी। एस सी कोस एक विद्वान है, ठीक है, इनका द रूट्स ऑफ सोशल वर्क किताब का नाम है इनके, और ये किताब इन्होंने लिखा था 1956 में। बेसिकली अगर हम कोश महोदय के बारे में जिक्र करें तो आपको बता दूं, कोश ने प्राथमिक मूल्य और सिद्धांतों का उल्लेख किया था। 10 सिद्धांत, समाज कार्य के 10 सिद्धांत दिए थे। समाज कार्य के कुल कितने सिद्धांत दिए थे? कोश महोदय ने 10 सिद्धांत दिए थे, जहाँ पे इन्होंने 10 सिद्धांतों को क्या नाम दिया? प्राथमिक मूल्य और सिद्धांतों पर जिक्र किया। उसी को ऑब्लिक कर लीजिए और मूल्य करके लिख सकते हैं आप लोग। मैं आपको बता देता हूँ, इन्होंने सबसे पहले कहा कि जो मनुष्य की योग्यता और उसकी गरिमा है, इन्होंने अपने सिद्धांत का नाम दिया था कि भाई पहला सिद्धांत यही होता है, ये समाज कार्य में प्राथमिक वैल्यूज़ हैं, प्राथमिक प्रिंसिपल हैं, प्राइमरी प्रिंसिपल्स हैं, जहाँ पे आप मनुष्य की योग्यता और उसकी गरिमा के आइडेंटिफाई करते हैं। तो ये इन्होंने एक बताया। दूसरा इन्होंने कहा, टोटल 10 सिद्धांत दिए हैं, संपूर्ण मानवीय जो सहायता है उसको उपलब्ध कराने के लिए मानवीय प्रवृत्ति की से संबंधित, ठीक है, प्रवृत्ति से संबंधित उसकी क्षमता को रिप्रेजेंट किया था। मतलब आप ये कह लीजिए कि मानव की प्रकृति के संबंध में उसकी क्षमता का जिक्र किया था। तीसरी बात अगर मैं करूं इनके कोश महोदय के बारे में, मतभेदों के संदर्भ में सहनशीलता की बात कर दिया इन्होंने। चौथी अगर मैं बात करूं आप लोगों से ना, स्वतंत्रता की बात कर दिया था। पांचवी की अगर मैं बात करूं तो मनुष्य एवं प्रकृति के कारण होने वाली जो खतरों से अपने अस्तित्व की जो सुरक्षा होता है, वो बेसिकली प्राथमिक मूल्य और प्राथमिक सिद्धांत कहलाते हैं समाज कार्य के। ये कोश महोदय ने कहा था। वहीं अगर हम बात करें तो एक आपका आता है मानवीय आवश्यकताओं की संतुष्टि के बारे में, छठा सिद्धांत दे दिया था। और उसके बाद आत्मनिर्देशन की बात कर दिया था 7वें सिद्धांत में। 8वें सिद्धांत में इन्होंने बोल दिया था अनिर्णायक मनोवृत्ति, और 9वें सिद्धांत में इन्होंने बोल दिया रचनात्मक सामाजिक सहयोग, और 10वां इन्होंने बोल दिया कार्य की महत्व और खाली समय का रचनात्मक उपयोग। आप अगर खाली बैठे हैं, फ्री बैठे हैं, तो उस समय कुछ क्रिएटिविटी एक्टिविटी करिए। तो ये 10 सिद्धांत आए थे, और ये 10 के 10 सिद्धांत कोश महोदय ने समाज कार्य के सिद्धांत बोला है कि समाज कार्य के कुल कितने सिद्धांत हैं। तो बेसिकली कई विद्वान अलग अलग तरीके से दिए। तो एस.सी. कोश महोदय ने 10 सिद्धांत दिए थे, और उसी को 10 जो हैं ये प्राथमिक माने गए, और वो किताब में आई थी द रूट्स ऑफ सोशल वर्क में। याद रखिए कब आई थी? 1966 में ये सिद्धांत दिए थे, 1966 में। अब देखिए बेसिकली अगर हम बात करें समाज कार्य के जो सिद्धांत हैं, ये प्रिंसिपल्स हैं, ध्यान रखिएगा। मैं आप लोगों को थ्योरी वाला सिद्धांत नहीं बता रहा हूँ, ठीक है, मैं आप लोगों को प्रिंसिपल वाला बता रहा हूँ। प्रिंसिपल में क्या होता है बेसिकली, जिसमें कोई परिवर्तन ही ना किया जा सके, जिसकी कोई आलोचना ही नहीं, सार्वभौमिक तरीके से सत्य माना जाता है, तो वो प्रिंसिपल के रूप में जाने जाते हैं। जहाँ आप मॉडिफाई कर सकते हैं, जहाँ पे आप आलोचना कर सकते हैं, कुछ मॉडिफाई करके उनको जो है अलग थ्योरी दे सकते हैं, तो वो बेसिकली क्या थ्योरी के नाम से जानी जाती है, ठीक है। तो प्रिंसिपल मतलब भी सिद्धांत होता है, थ्योरी का मतलब भी सिद्धांत होता है। और जो प्रिंसिपल का मतलब होता है वो सार्वभौमिक सत्य होता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। जो थ्योरी होती है उसमें परिवर्तन किया जा सकता है आलोचना करके, ठीक है। आप गलत नहीं कर सकते, लेकिन आलोचना आप कर सकते हैं वहाँ पे। तो इन्होंने, अगर जो हम बात करने चल रहे हैं वो प्रिंसिपल पर बात करने चल रहे हैं। तो समाज कार्य एक व्यावसायिक सेवा है, आप जानते हैं, जिसके अंतर्गत समाज कार्य के प्रशिक्षित कार्यकर्ता, जैसे आप सेवार्थी जो होगा, जैसे व्यक्ति हो सकता है, समूह हो सकता है, समुदाय हो सकता है, तो उसकी सहायता के लिए कार्य करता है। तो इस दौरान में सेवार्थी को बेहतर सेवा प्रदान करने के लिए, यानी आप ये कह लीजिए कि सेवार्थी को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए समाज कार्य व्यवसाय के कुछ आधारभूत सिद्धांत हैं, जिसका पालन करना आवश्यक होता है सामाजिक कार्यकर्ता के लिए। यदि सामाजिक कार्यकर्ता सिद्धांत फॉलो नहीं करेगा, सामाजिक कार्यकर्ता अगर टेक्निक फॉलो नहीं करेगा, टूल्स फॉलो नहीं करेगा, तो वो सेवार्थी को समाज की मुख्य धारा से जोड़ भी नहीं पाएगा। और जो भी प्रशिक्षित सामाजिक कार्यकर्ता होता है वो बेसिकली इन सारी चीज़ों को फॉलो करता है ना, इन सारी चीज़ों को वो फॉलो करेगा। तो याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, जो एग्ज़ाम में आप लोगों से अप्लाइड के रूप में भी परिभाषा के रूप में आ सकता है,
और फैक्ट के रूप में भी आ सकता है आप लोगों से, ठीक है। हालांकि जो सिद्धांत है वो कई सिद्धांत दिए गए हैं। अगर मैं आपसे बात करूं, एक संचार का सिद्धांत होता है। आपसे अगर मैं बात करूं आप लोगों से, व्यक्तिकरण का सिद्धांत होता है, गोपनीयता का सिद्धांत होता है, आत्मनिर्णय का सिद्धांत होता है, और नियंत्रण संवेगात्मक संबंध का सिद्धांत होता है, अनिर्णायक मनोवृत्ति का सिद्धांत होता है, ठीक है, आत्मचेतना का सिद्धांत होता है, आत्मचेतना का सिद्धांत, ये सिद्धांत है कुल टोटल। वहीं अगर मैं बात करूं तो आप लोगों से भावनाओं के उद्देश्यपूर्ण का भी सिद्धांत हो जाएगा इसी में। तो ये सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। ये कौन से सिद्धांत आते हैं? सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत आते हैं। पेपर में कभी कभी पूछ लेता है ना कि सामान्य सिद्धांत कौन से हैं, विशिष्ट सिद्धांत कौन से हैं। गोपनीयता का सिद्धांत भी रहेगा, आत्मनिर्णय का सिद्धांत भी रहेगा। लेकिन जो विशिष्ट सिद्धांत होते हैं, आपको मैं इस साइड लिख के बता देता हूँ, वो भी कुछ सिद्धांत होते हैं, आप लोगों को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा पेपर में। विशिष्ट जो सिद्धांत होता है वो एक व्यवहार का सिद्धांत होता है, उसको हम लोग विशिष्ट के सिद्धांत के अंतर्गत रखते हैं, व्यवहार के सिद्धांत को। उसके बाद अगर हम बात करें आप लोगों से, प्रकटन का सिद्धांत होता है। जो प्रकटन का सिद्धांत होता है वो भी बेसिकली विशिष्ट सिद्धांत के अंतर्गत आता है। एक आपका होता है पर्यावरण का सिद्धांत होता है, और जो पर्यावरण का सिद्धांत होता है ये भी विशिष्ट सिद्धांत के ही अंतर्गत आता है। तो 3 विशिष्ट सिद्धांत हैं, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं। सहभागिता का सिद्धांत हो, या भावनाओं के उद्देश्यपूर्ण का सिद्धांत हो, या आत्मचेतना, आत्मनिर्णायक मनोवृत्ति, आत्मनिर्णय का, या नियंत्रण संवेगात्मक, गोपनीयता, व्यक्तिकरण, संचार का सिद्धांत हो, वो सामान्य सिद्धांत के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो याद रखिएगा, ये पेपर में प्रश्न पूछा जा चुका है यूजीसी में, हो सकता है आप लोगों से दोबारा भी पूछा जाए। बात करते हैं आप संचार के सिद्धांत के बारे में। नाम से ही पता है, स्पष्ट होता है, संचार, कम्युनिकेशन, है ना। आप भली भांति तरीके से जानते होंगे संचार के सिद्धांत के बारे में। कोई बताना चाहेगा अपने भाषा में कि संचार का सिद्धांत किसे कहा जाता है? बताना चाहेंगे कोई? बताइए। संचार का सिद्धांत सर, जब एक कार्यकर्ता अपने क्लाइंट से बात करता है जी, और सर जब हम अपने विचारों का मतलब उनके विचारों को जानने का और अपना उनसे मत देते हैं, सर जो बात करने का होता है ना, इसी को संचार का सिद्धांत बोलते हैं। चलो बहुत बढ़िया, अपने शब्दों में आपने बताया, वेरी गुड। अगर हम बात करें मैम, अगर हम बात करें प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, संचार का जो प्रक्रिया होती है, जो प्रोसेस होता है, वो विभिन्न अध्ययनों के बाद ना स्पष्ट होता है कि संचार का आधार प्रदान करने के सिद्धांत जो होते हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका किस तरीके से निभाते हैं। तो उद्देश्यों को स्पष्ट होने का जो सिद्धांत है वो संचार की सफलता के लिए यह आवश्यक होता है कि संचार सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। बेसिकली क्या होता है संचार के सिद्धांत में, यहाँ अगर हम बात करें तो शब्दों का सोच विचार कर बोलना, या एक प्रकार से आप कह लीजिए जो आप बातें कर रहे हैं क्या वो सेवार्थी को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या जो सेवार्थी आपके साथ बातचीत कर रहा है क्या आप उसकी बातों को समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। तो ये बेसिकली संचार के सिद्धांत को ही बताता है, संचार के सिद्धांत को ही बताता है। तो संचार का सिद्धांत का ये उद्देश्य है कि संचार के उद्देश्य में कि विशिष्ट और स्पष्ट हो, जिससे कि जो प्राप्त करता है संचार के विषय को सार्थक रूप से समझ सके, है कि नहीं। और जो श्रोता होगा, श्रोता के स्पष्ट ज्ञान का सिद्धांत संचार की सफलता के लिए आवश्यक है कि संचारक को इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि श्रोतागण कैसे हैं, जिससे प्रेषित किए जाने के विषय में जो श्रोता है उसके ज्ञान एवं उसकी इच्छा के अनुसार सार गर्भित रूप से वो प्रेषित किया जा सके। तो वो बेसिकली संचार के ही सिद्धांत में बताता है। तो स्पष्टता का सिद्धांत होता है, इसमें विश्वसनीयता बनी रहती है, इसमें शब्दों का सोच विचार कर बोलना होता है, इसमें सूचनाओं को पर्याप्त का जो सिद्धांत होगा वो बेसिकली एक प्रकार से संचार करते समय सूचना पर्याप्त रूप में प्रेषित की जा सके, है ना। संचार को प्रसार का भी सिद्धांत होता है, और अगर हम बात करें तो एकाग्रता का भी सिद्धांत होता है, समयबद्धता का भी सिद्धांत इसी में होता है, और पुनर्निर्देशन का भी सिद्धांत इसी में ही फॉलो होता है। तो याद रखने वाली बात है ये, है ना, ये चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। बेसिकली अगर हम बात करें तो जनसंचार को एक प्रकारात्मक सिद्धांतों के प्रतिपादक में एक विद्वान का नाम आया था, चाहे तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं, उनका नाम था एच लॉसवेल। क्या नाम था? एच लॉसवेल।
और ऑब्लिक करके सी राइट आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इन्होंने ही जनसंचार या संचार का सिद्धांत जो है दिया था। तो याद रखिएगा, समाज में संचार की संरचना और कार्यों के बारे में जिक्र अगर कोई विद्वान किया है तो लॉस वेस और राइट महोदय ने किया था सन 1948 में, 1948 में। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना होगा संचार के सिद्धांत में, है ना, संचार के सिद्धांत में। स्पष्ट हो रहा है सभी लोगों को ना? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? बता दीजिए एक बार, बता दीजिए एक बार, कोई दिक्कत नहीं है ना? हाँ हाँ, अगर दिक्कत होगी तो आप मुझे बताइएगा। तो बेसिकली यहाँ पे जो है इसी जो ये संचार आया 1948 में, मैं आपको बता दूं मॉडर्न कम्युनिकेशन थ्योरी के नाम से भी जाना गया। मॉडर्न कम्युनिकेशन थ्योरी के नाम से जाना गया किसको? जो है संचार के सिद्धांत को। तो संचार को सिद्धांत को 1948 में मॉडर्न कम्युनिकेशन थ्योरी के नाम से जाना गया। और वह जो मॉडर्न कम्युनिकेशन थ्योरी बोला, उस विद्वान का नाम था बेल। आप चाहो तो नोट कर सकते हैं, बेल, ठीक है, लेबो रेट रीज, ठीक है, लेबो रेट रीज इनका नाम है, ठीक है, बेल लेबो रेट रीज इनका नाम है। इन्होंने ही मॉडर्न कम्युनिकेशन थ्योरी दिया था, ठीक है। अब आप लोगों को ये चीज़ें ध्यान रखनी पड़ेगी। बात वही है, संचार किए जाने वाले विचार या संदेश को स्पष्ट रूप से बताया जाना चाहिए। ये बात आपको भली भांति तरीके से मालूम है। लोग व्यवहार, ध्यान, भावनाएं आदि से भिन्न है, इसलिए वे संदेश का अलग अलग जवाब भी दे देते हैं। तो ऐसे में हमें क्या करना है? यहाँ पर संचार में सही तरीके से आपको जो है कम्युनिकेशन करना है सेवार्थी के साथ, और सेवार्थी की भी बात आपको सही तरीके से समझनी है यहाँ पर। अब संचार लिखित भी हो सकता है और अलिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, सांकेतिक भी हो सकता है, जैसा कि आप यहाँ पे स्लाइड पर भी देख रहे हैं। तो बहुत ही सिंपल है, सरल है। और आप लोगों को कभी जैसे अब आप चले गए गांव में कहीं, अब गांव में अगर आप गए, आप वहाँ पे इंग्लिश बोलना शुरू करेंगे तो गांव के लोग बहुत कम इंग्लिश बोलते हैं, हिंदी में ज़्यादा बात करते हैं। तो अब वहाँ पे आपने सही तरीके से कम्युनिकेशन का सिद्धांत फॉलो ही नहीं किया। प्रिंसिपल ऑफ जो कम्युनिकेशन है, जिसको आप पढ़ रहे हो, संचार का सिद्धांत, तो आप सही तरीके से फॉलो नहीं किया। इसका मतलब यही हुआ। तो अगर आप वो हिंदी में अगर वो जान रहे हैं तो आप उनको हिंदी में ही बात करें उनसे, है ना, ताकि वो आपकी बात को समझ पाए, है कि नहीं। तो ये आपका, तब आपने अगर इस तरीके से अगर आप फॉलो करते हो तो समझो कि आपने वहाँ पे कम्युनिकेशन मतलब प्रिंसिपल ऑफ कम्युनिकेशन को फॉलो किया है ना, संचार के सिद्धांत को फॉलो किया है। यदि आपकी बात वो सही तरीके से नहीं समझ पा रहे हैं तो यानी आप इसको सही तरीके से फॉलो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। आगे बढ़िए, दूसरे सिद्धांत पे बात करते हैं व्यक्तिकरण का सिद्धांत। बहुत इंपॉर्टेंट है व्यक्तिकरण का सिद्धांत। कई बार एग्जाम में इसी के सिद्धांत से ही कुछ शब्द ही दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है। मैं आपको 2-3 नाम बताना चाहूँगा। जैसे अभी आप लोगों ने देखा चेंजिंग साइकोलॉजी करके सोशल केस वर्क में एक किताब आई थी जिसका नाम था वर्जीनिया रॉबिन्सन। हालांकि मैंने इंपॉर्टेंट नहीं बताया, लेकिन आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो जो वर्जीनिया रॉबिन्सन है, इन्होंने ही व्यक्तिकरण के सिद्धांत को व्यक्तिक सेवा कार्य में सबसे पहले इंपॉर्टेंट बताया था। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं केस वर्क में व्यक्तिकरण का सिद्धांत बहुत महत्वपूर्ण है। ये बात किसने बोला है तो आप नोट कर लीजिए, वर्जीनिया रॉबिन्सन, पहली बात। अब देखिए, अब व्यक्तिकरण का सिद्धांत जो है, इसको सही तरीके से केस वर्क में फॉलो किया गया और सबसे ज्यादा बल दिया गया। या एक प्रकार से आप ये कह लीजिए कि यदि आप केस वर्क कर रहे हैं तो व्यक्तिकरण का सिद्धांत फॉलो ही होगा, 110% है। ये मान लीजिए एक प्रकार से कंपलसरी कर दिया। और ये बात अगर किसी ने कहा है तो वो मैरी रिचमंड ने कहा है। तो महत्वपूर्ण बताया इसने, लेकिन केस वर्क में सबसे ज्यादा अगर कोई काम अगर हुआ है कि व्यक्तिकरण के सिद्धांत पे, ये बात किसने बोला, तो बल किसने दिया, तो मैरी रिचमंड ने दिया, मैरी रिचमंड ने दिया है। तो ये चीज आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे 2 नाम, ठीक है। अब व्यक्तिकरण सिद्धांत में आप जानते हैं कि हर एक व्यक्ति अलग अलग मतलब यूनिक होता है, अद्वितीय होता है ना। तो जाहिर सी बात है कि जब प्रत्येक व्यक्ति की विशिष्ट विशेषताएं होंगी, है कि नहीं, उसकी अलग समस्याएं होंगी, है ना, उसकी अलग रुचि होगी। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि हर एक व्यक्ति अलग होता है, यूनिक होता है। तो जब उसकी समस्याएं होंगी ना,
तो आप अलग टेक्निक से लगाओगे। ये नहीं कि आपने अगर दूसरे व्यक्ति पे जो टेक्निक लगाया, हो सकता है उसी वही टेक्निक इस पे भी फॉलो हो। हाँ, अगर समस्याएं कॉमन निकल रही हैं तो ट्रीटमेंट भी कॉमन कर सकते हो, बट वो फिर केस वर्क में नहीं आएगा, फिर वो आपका कम्युनिटी वर्क या तो ग्रुप वर्क में चला जाएगा वो कार्य, है ना, या तो फिर वहाँ चला जाएगा। बट आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा, हर एक व्यक्ति की रुचि अलग होती है, समस्याएं भी अलग होती हैं, समस्या का समाधान भी करने का तरीका भी अलग ही होता है, इसलिए इसको व्यक्तिकरण का सिद्धांत कहा जाता है। तो व्यक्ति का अगर वास्तविक अर्थ अगर हम बात करें व्यक्तिकरण से, स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति तार्किक प्राकृतिक जो है, व्यक्ति तार्किक प्रकृति का वैयक्तिक सार तत्व है। मानव प्रकृति मानव जाति में समान होती है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति की वैयक्तिक स्थिति होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति अपने वंशानुक्रम, पर्यावरण, ज्ञानात्मक क्षमताएं हो सकती हैं, योग्यताएं आदि बहुत सारी ऐसे, चाहे आप रुचि कह लीजिए, अभिरुचि कह लीजिए, ठीक है, कोई भी आप यहाँ पे चीज़ें जोड़ सकते हैं। उन सारी चीज़ें जो है अलग अलग होती है, सबकी एक प्रकार से भिन्न होती है। तो प्रत्येक व्यक्ति का भिन्न भिन्न अनुभव होता है और भिन्न भिन्न आंतरिक उत्प्रेरक भी होते हैं। उत्प्रेरक का मतलब होता है मोटिवेशन, यानी मोटिव एक प्रकार का, जो उनके संवेग और स्मृतियाँ और विचार और भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करती है। बस ये बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ आप क्या करेंगे, आप मानव व्यवहार का स्पष्ट ज्ञान आपके अंदर होना चाहिए। आप अगर आप सोशल वर्कर हैं तो आपके पास मानव व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए। यहाँ व्यक्तिकरण के सिद्धांत में आपके पास सेवार्थी के प्रगति के साथ साथ कार्य करने की योग्यता भी होनी चाहिए। आपके पास सेवार्थी की भावनाओं को समझने की योग्यता होनी चाहिए। आपके पास अगर हम बात करें जो है दृष्टिकोणों को बनाए रखने की योग्यता होनी चाहिए आपके पास, है ना। आपके पास पॉइंट ऑफ व्यू बनाए रखना जरूरी है। और आपके साधन कौन कौन से होंगे, विचार विमर्श आपका साधन होगा, साक्षरता की गोपनीयता बनाए रखनी होगी आपको, साक्षरता के समय की कुछ पाबंदियां होती हैं उसको बनाए रखना होगा, और कुछ लचीलापन होता है जिसको आप नम्यता बोलते हो, फ्लेक्सिबिलिटी बोलते हो, वो भी होना चाहिए, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा व्यक्तिकरण के सिद्धांत में। आगे बढ़ेंगे तो एक आपके सामने आता है स्वीकृति का सिद्धांत, काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्वीकृति का सिद्धांत, एक्सेप्टेंस इसको कहा जाता है। इसके बारे में जानते हैं आप लोग, थोड़ा बताना चाहेंगे मुझे क्या है ये? बताएं सर। इसमें सर होता है कि सर क्लाइंट जिस रूप में भी होता है उसे उसी रूप में स्वीकार किया जाता है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। ये बात किसने कहा सर, अगर पूछा जाए बताया जाए तो क्या बताएंगे आप? ये नहीं पता, कोई बात नहीं, आज आपको पता चल जाएगा। ये मैं आपको बता दूं कि समाजकारी में अगर जो स्वीकृति शब्द है इसका उपयोग बृहद स्तर पर किया जाता है। एक प्रकार से आप ये कह लीजिए कि व्यापक लेवल पर किया जाता है, बड़े स्तर पर किया जाता है। मैं आपको बता दूं, एक विद्वान थे, उनका नाम था बर्था रेनॉल्ड। आप ये कह लीजिए सी बर्था रेनॉल्ड भी कह सकते हो, उसका नाम था बर्था रेनॉल्ड। बर्था रेनॉल्ड ने एक बात बोली, उसने कहा कि जब हम सेवार्थी को जैसा है वैसा समझ लेते हैं और मानव साथी के रूप में उसका सम्मान करते हैं तो हम सेवार्थी को स्वीकृति प्रदान करते हैं। आपने अपनी भाषा में बोला कि सेवार्थी जिस स्थिति में उसी स्थिति में स्वीकार कर लिया जाए उसे स्वीकृति का सिद्धांत कहेंगे। करेक्ट था अपने शब्दों में, बट इनका बर्था रेनॉल्ड का ही स्टेटमेंट है। ये जो आपने बोला है ये बर्था रेनॉल्ड का स्टेटमेंट है और ये व्यक्तिक सेवा कार्य में बहुत ज़्यादा फेमस है स्वीकृति का सिद्धांत। समाजकारी में भी ये सिद्धांत में बेसिकली जो सिद्धांत ये पढ़ रहे हैं आप लोग, ये आप केस वर्क में भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने शुरुआत में दिखाया था आपको सेवार्थी के रूप में केस वर्क भी लिखा था वहाँ पे ब्रैकेट में, फिर समूह कार्य भी लिखा था और सामुदायिक संगठन भी लिखा था। तो तीनों जगह पे आप इसको फॉलो कर सकते हो। बेसिकली इनके अलग अलग सिद्धांत भी हैं, ऐसी नहीं कि ये सिद्धांत केवल क्या नाम है केस वर्क में अलग हो जाएंगे, ग्रुप वर्क में अलग हो जाएंगे, नहीं नहीं, ये कॉमन है, ये सार्वभौमिक सत्य है, ये कॉमन है, ये आप लगाना ही पड़ेगा आपको, है ना, तीनों जगह पे। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। तो स्वीकृति का मतलब यही होता है। ध्यान देने वाली बात है आप सबको ये कि उपचार यहाँ पर करने के संबंध में स्वीकार किया जाना एक प्रकार का, है ना। तो सेवार्थी जैसा है वैसा ही जानने का प्रयास करते हैं आप, वही प्रत्यक्षीकृत कहलाता है। आपके शब्दों में प्रत्यक्षीकृत कहलाता है ये। तो स्वीकृति के कुछ अंग हैं, जैसे अगर हम बात करें स्वीकृति के सिद्धांत के कुछ अंग हैं,
वो अंग कौन कौन से हैं? जैसे सम्मान करना, ये अंग है। अगर हम बात करें, ये सम्मान करना पड़ेगा आपको। देखिए बहुत बच्चे सोचते हैं कि ये अप्लाइड टाइप के प्रश्न, नहीं अप्लाइड नहीं बनते हैं, ये फैक्ट वाले प्रश्न हैं। एक है सहायता देना, एक है सहायता देना, एक है स्नेह करना, स्नेह करना, ठीक है। अच्छा, स्नेह करना अंतरण प्रत्यंतरण का नहीं, स्नेह करना है ना, याद रखिएगा। अगर हम बात करें डेटा को प्राप्त करना, चिकित्सात्मक समझ होना, ये अंग हैं। चिकित्सात्मक समझ होना और प्रत्यक्षीकरण होना, प्रत्यक्षीकरण होना, तो ये अंग माने जाते हैं शोभिकृति के। और शोभिकृति के 3 प्रकार भी हैं। कौन कौन से प्रकार हैं? 3। एक है प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण, और एक आपका है उपचारात्मक, और एक आपका है अभिस्वभिकृति। बस ये आपके 3 है। प्रत्यक्षीकरण होता क्या है, इसको समझ लीजिए। देखिए, जब आप ना किसी वस्तुगत तथ्यों को देखते हैं, देखिए एक होता है व्यक्तिनिष्ठ, एक होता है वस्तुनिष्ठ। व्यक्तिनिष्ठ का मतलब क्या होता है कि आप भेदभाव करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एक ही व्यक्तिनिष्ठ का मतलब व्यक्ति पर ही बल देना शुरू कर देते हैं। वहां पर आप बच्चे का या व्यक्ति का या सेवार्थी का रंग रूप देख सकते हैं या उसकी भाषा देख सकते हैं, इस आधार पर काम करने लगते हैं, तो उसको व्यक्तिनिष्ठ। अब सोशल वर्क कभी व्यक्तिनिष्ठता पर होती ही नहीं है। सोशल वर्क जो होता है वो वस्तुनिष्ठता पे होती है ना। तो प्रत्यक्षीकरण में वस्तुनिष्ठ तथ्यों को देखना पड़ता है हमें, और निष्पक्ष होकर आपको आलोकन करना होगा, ठीक है। ये काम जब करते हैं आप ना, तो वो आपका प्रत्यक्षीकरण का सिद्धांत के अंतर्गत एक प्रकार बन जाता है। अच्छा, वही बात करते हैं उपचारात्मक। फिर क्या है? देखो उपचारात्मक क्या होता है, बेसिकली आप यहां पर हमेशा स्वीकृति विषय की समस्या के कारणों के संदर्भ में देखते हैं। मतलब आप रीजंस देखना चाहते हैं। आपको पढ़ा भी होगा कि तथ्यों के आधार पर जो आपने डेटा या जो आपने कारणों का पता लगाया है, वो उपचारात्मक या उपचार की एक परिभाषा बन जाती है तथ्यों के आधार पर। तो निदान वाली प्रक्रिया के आधार पर जो आपने कारण निकाले हैं ना, वो उपचार की प्रक्रिया में संचालित हो गए। तो इसलिए आप ये बोलना कि हमेशा स्वीकृति के विषय में समस्या के कारणों को जब ढूंढते हैं आप ना, तो वो उपचारात्मक होता है। और उसके बाद आ जाता है आपका एक अभिस्वभिकृति। अभी तक आप देख रहे थे स्वीकृति, अब आ रहा अभिस्वभिकृति। देखिए अभिस्वभिकृति में क्या होगा, यहां पर वास्तविकता का प्रत्यक्षीकरण होगा और उसको स्वीकृति देना भी अस्वीकृति होगी। कहने का तात्पर्य यहां पर यह हुआ कि आपने जो वस्तुगत वो तथ्यों को देखे हैं, जहां आप निष्पक्ष भाव होकर आपने अवलोकन किया है, जहां आपने अवलोकन किया है, यहां आपका एक उत्तरदायित्व बन जाता है कि प्रत्यक्षीकरण और स्वीकृति देना। प्रत्यक्षीकरण करना आपका निष्पक्ष भाव से, और स्वीकृति देना आपका अभिस्वभिकृति कहलाने लगती है। बस इतनी बात है केवल अभिस्वभिकृति में। यह बात आप ध्यान रखिएगा। मानव के रूप में मूलभूत क्षमताओं का विश्वास और उसका आदर करना बेसिकली स्वीकृति का ही सिद्धांत बताता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। एक है गोपनीयता का सिद्धांत, ये लास्ट है, इसके बाद हम लोग बंद कर देंगे, है ना क्लास। गोपनीयता के सिद्धांत के बारे में अगर हम बात करें, देखिए गोपनीयता का सिद्धांत क्या बताता है कि समाज कार्य जब आप कर रहे हैं, चाहे वो केस वर्क कर रहे हैं, चाहे आप ग्रुप वर्क कर रहे हैं, चाहे आप कम्युनिटी वर्क कर रहे हैं, सेवार्थी की बातों को गोपनीय रखना होगा, है ना। गोपनीय अच्छा, कहने का मतलब ये हुआ कि जीवन के विभिन्न पहलुओं में विभिन्न तरीके प्रदान किए जाते हैं और उसको उपयोग में भी लाए जाते हैं, है ना। तो जीवन के ऐसे अनेक पहलू हैं जिसमें व्यक्ति गोपनीयता बनाए रखता है, और ये गोपनीय बातें वह उसी को बताता है जो उसके सबसे अधिक घनिष्ठ होता है ना। तो गोपनीयता का 2 ही पॉइंट ऑफ व्यू है। एक अगर हम बात करें आचार संहिता में भूमिका होगी, और एक भूमिका सोशल केस वर्क में होगा। हालांकि अब इसका मतलब ये नहीं कि ग्रुप वर्क में नहीं होगा, कम्युनिटी वर्क में नहीं होगा, ऐसा नहीं, वहां पर भी फॉलो होगा, है ना, वहां पर भी फॉलो होगा।
बट यहाँ अगर हम बात करें जहाँ आप केस वर्क के माध्यम से, क्योंकि सेवार्थी से इंडिविजुअल आप फेस टू फेस बात कर रहे हैं ताकि उससे विश्वास हो जाए कि उसकी बातें जो है गोपनीय रखी जाएगी। हाँ, यदि ज़रूरत पड़ती है कि मैं मान लीजिए उसको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत पड़ गई या किसी अलग काउंसलर की ज़रूरत पड़ गई तो उसकी बातें आप शेयर कर सकते हैं, परंतु सेवार्थी से पूछ कर। ये नहीं कि आप जाके बता दिया, आप उससे बताइए कि भाई अगर आपको जो है ये थेरेपी दी जाएगी तो आप जो है आपके अंदर ये मॉडिफिकेशन हो सकता है, ये परिवर्तन आ सकता है, इसलिए आपकी जो बातें हैं ये हमें थोड़ा सा फिजियोथेरेपिस्ट या डॉक्टर को हमें ये बातें बतानी पड़ेगी। ये आप उससे शेयर कर सकते हैं। सोशल वर्कर की यही भूमिका है, यहाँ पर जो है गोपनीयता का सिद्धांत यही बताता है आपको। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, देख सकते हैं आप कि सेवार्थी की समस्याएं व्यक्तिगत होती हैं जिन्हें वह चाहता है कि गोपनीय रखा जाए। इसलिए कार्यकर्ता को चाहिए कि सेवार्थी जो भी बातें कार्यकर्ता से करे और कार्यकर्ता को जो कुछ भी सेवार्थी के बारे में मालूम हो उसे कार्यकर्ता गोपनीय रखे। अगर ऐसी कोई बात आती है कि सेवार्थी की समस्या का समाधान करने के लिए उसे किसी अन्य विशेषज्ञ से साझा करना आवश्यक है तो कार्यकर्ता को सेवार्थी के समक्ष या स्पष्ट कर देना चाहिए, है ना। तो सेवार्थी की अगर सहमति आवश्यक है भाई यहाँ पे, तो है ना, तो ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखिए आप सभी लोग। कल मैं आप लोगों को इसी के आगे बढ़ जाऊंगा। 50 किताब और रह गई हैं, उनके विद्वान के नाम रह गए, कल मैं उसको भी बता दूंगा और बचे हुए जो सिद्धांत है ये भी कल समाप्त हो जाएंगे आप लोगों के, है ना। ठीक है।